खास मुलाकात के एक और खास एपिसोड में मैं मनीष कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधे घंटे के इस इंटरव्यू के प्रोग्राम में हम खास मुद्दों पर खास व्यक्तियों से बात करते हैं। इस बार इस एपिसोड में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मेरे साथ हैं, जिनके पास सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है। इसके अलावा युवा कल्याण विभाग है, खेलकूद विभाग है, पंचायती राज विभाग है, संस्कृत शिक्षा भी है। तो इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आधे घंटे के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की एक्टिविटी वो अपने विभाग में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। पांडे जी, हमारे इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षा विभाग को लेकर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा विभाग है जिसका राज्य के भविष्य से सीधे नाता है। क्या इसमें गतिविधियां सरकार बनने के बाद संचालित कर रहे हैं आप, या क्या आमूलचूल बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में मुझको ये विभाग मिला है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 16-17 साल आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग में ये विभाग ख़त्म हो गया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ विद्यार्थी तो हैं, शिक्षक नहीं है, और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक तो हैं, विद्यार्थी नहीं है। परिस्थिति ऐसी है, यानी शिक्षा विभाग को लोगों ने ऐसा बदनाम किया कि आम जनता का भरोसा खत्म हो गया। और इसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं। मैं किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाने आ रहा हूँ। मैं इस पद पर बैठा हूँ तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाऊँ, इस काम के लिए मैं मंत्री नहीं बनाऊँ। मैं इस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए इस पद पर आया हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा पर आम जनता का भरोसा पैदा करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। और आपको दिखाई पड़ेगा, अक्षय पात्र योजना लाने जा रहा हूँ मैं। अक्षय पात्र, एक ही सेंट्रलाइज किचन होगी, एक जिले के अंदर एक होगी, और मेरी कोशिश है कि एक जिले के अंदर जो सेंट्रलाइज किचन अक्षय पात्र की होगी, एक ही किचन से पूरे जिले के बच्चों को लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख बच्चों तक का भोजन हम पहुंचा सकेंगे। मिड डे मील के भ्रष्टाचार से लेकर अध्यापकों की बहुत बड़ी ड्यूटी होती थी, उसको खत्म करने का मैंने काम किया है। अक्षय पात्र योजना बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अक्षय पात्र योजना लागू करके उत्तराखंड के जो मिड डे मील का जो भ्रष्टाचार है उससे हमें निजात मिलेगी और अध्यापक बंधु को पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा। इस लाइन पर मैं चला हूँ। कितने अक्षय पात्र के किचन आप स्थापित करना चाहते हैं? 13 जिले हैं आपके यहाँ। अभी जो सबसे बड़े जिले हैं, जो प्लेन के जिले हैं, जहाँ भौगोलिक कठिनाई हमको ना आए, उधम सिंह नगर जिला हो गया, नैनीताल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इन जिलों को हमने फर्स्ट फेज में लिया है। और बाकी जो पर्वतीय इलाके हमारे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती हैं, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उनके यहाँ भी हम किचन बनाएंगे या पायलट बेस पे भोजन बनवाएंगे। उसके लिए बाकायदा मैंने कमेटी बना रखी है। पहाड़ के बच्चों को भी क्या अक्षय पात्र संस्था का खाना नसीब होगा? नहीं, उनको खाना बढ़िया नसीब होगा, सेम अक्षय पात्र जैसे ही। लेकिन जो मौलिक जरूरत है शिक्षा, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास छात्रों का जो अनुपात है और जो शिक्षकों का अनुपात है, उसमें तो बहुत बड़ी विषमता है। मनीष जी, बिल्कुल ठीक आपका सवाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड गरीब प्रदेश है। बेरोजगारी एक अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप है, चुनौती है हमारे लिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी देना है। शिक्षकों की हमारे पास पोस्ट है, हम नियुक्ति नहीं कर पा रहे उनकी। और कई जगह ये बात सही है कि राजकीय विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, वहाँ अध्यापक हैं, और कई जगह बच्चे हैं तो अध्यापक भी नहीं हैं। हमारी चुनौती यही है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि उत्तराखंड की जनता का राजकीय विद्यालयों पर से भरोसा खत्म हो चुका है, उम्मीद खत्म हो चुकी है। मैं तो प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। वहाँ छात्र और शिक्षकों का जितना अनुपात राइट टू एजुकेशन एक्ट में बताया गया है, उसके हिसाब से तो बहुत कम है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले दिखाया था कि चंपावत जिले में एक शिक्षा मित्र के सहारे पूरा स्कूल है। इस तरीके के न जाने कितने सैकड़ों एकल विद्यालय होंगे जहाँ एक शिक्षा मित्र या शिक्षक का सहारा होगा। आज हमारी गवर्नमेंट बनने से पहले जो निवर्तमान गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने क्या पाप का काम किया है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ, सबूत के आधार पे। उन्होंने किस आधार पे पहाड़ के सारे अध्यापकों का ट्रांसफ़र नीचे कर दिया और ये कंडीशन जोड़ दिया कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा ये स्वतः इनका स्थानांतरण माना जाएगा। लेकिन उस विद्यालय में जहाँ बच्चे खाली छोड़ दिया, सब पहाड़ी के विद्यालय हैं, इन्होंने अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की। भेजने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन वहाँ पहाड़ चढ़ाने की व्यवस्था नहीं किया। वो मेरे सामने सबसे बड़ा संकट है। और आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि भले आपके कई पहाड़ में अब कई 100 विद्यालय खाली है इस समय,
आप जो बोल रहे हैं मुझसे आगे बढ़ के बोल रहा हूँ मनीष जी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपनी कमी को कभी छिपा के नहीं बोलता। विषम परिस्थितियों में मुझको ये विभाग मिला है, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण विभाग मिला है, और मैं अपनी कमी आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ कि आज की डेट में पूर्ववर्ती लोगों की वजह से आज पहाड़ी का अधिकांश सैकड़ों विद्यालय खाली हैं जहाँ अध्यापक ही नहीं है। लेकिन मैंने कल हाथ जोड़ के निवेदन किया उत्तराखंड की जनता से कि शिक्षक होते हुए, विद्यार्थी होते हुए आज तक की उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन मैंने 2 माह का समय मांगा है। ये विद्यालय चलेंगे 27 मई तक, अगला सेशन चलेगा जुलाई से, जुलाई ये 1 महीने की छुट्टी बीच में। इसी बीच में प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, चाहे उसको मैं कहीं से पूरा करूं। हर कीमत पे प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई नियम कानून बनाना पड़े, मैं शिक्षक पहुंचाना ये मेरा संकल्प है। कमिटमेंट ले लिया है आपने, वादा है मेरा, और जुनून के साथ वादा लिया है मैंने। एक बात आप समझ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग से हमारी नियुक्तियाँ होती हैं, और लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी उनकी प्रक्रिया लंबी होती है, जिसकी वजह से हमारे हजारों शिक्षकों के पद रिक्त हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही। चलिए, नियुक्ति पे आपने बात की, अब एक ब्रेक ले लेते हैं अरविंद पांडे जी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे जो शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़े घपले का आपने जो खुलासा किया है। खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शिक्षकों की कमी से इतर जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे बात करेंगे। खास मुलाकात में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से। अरविंद जी, आपने कहा कि शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए बहुत जल्द आप एक बहुत कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे। जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। उन लोगों को कैसे फिल्टर करेंगे जो पढ़ाने के लायक नहीं है, वो तो शिक्षक बने बैठे हैं। सब जेल में जाएंगे, मुकदमा होगा इनके खिलाफ। मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में निश्चित ही कुछ अधिकारियों की मिली भगत से या उनकी गलत कार्यप्रणाली की वजह से इस शिक्षा जगत को कुछ फर्जी अध्यापकों ने बदनाम किया है। फर्जी मार्कशीट के आधार पर कई सालों तक नौकरी करते गए। बाकी लोग जो बच गए हैं, मैंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि तत्काल उनके खिलाफ उनके थानों में FIR शिक्षा विभाग से जा चुकी है, मुकदमा काम करके उनको जेल में डालें। और जो लोग और भी हैं जो भी छिपे हुए हैं, मैं 13 जिलों की 13 कमेटी बनाने जा रहा हूँ। नोडल अधिकारी जिलाध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्षता में उनके अधीनस्थ जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे, क्योंकि अधिकांश समस्या उधम सिंह नगर जिले की है, हरिद्वार की है। बाकी जिले में तो एक का दुक्का केस होगा, लेकिन मैं सबकी जांच करवाना चाह रहा हूँ। सबकी जांच करवाएंगे। हम जांच क्या कराएंगे? हम सिर्फ मार्कशीट नहीं जांच कराएंगे, BTC का जो प्रमाण पत्र लिया गया उसकी जांच करवाएंगे कि कहीं यही तो फर्जी नहीं है। BA MA की डिग्री हम उसको जांच करवाएंगे। और उससे भी बड़ी जांच जो होनी है, कई लोग अनुसूचित जाति का आदमी है, अनुसूचित जाति का आदमी, उसका फर्जी मार्कशीट, और समग्र जाति का आदमी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के वो गरीब आदमी का हक मांगे बैठा है। SC का कोटा भगे फिर, तो मैं जाति प्रमाण पत्र भी इसमें जांच करवाऊंगा। आपने कहा कि जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? जिलाध्यक्ष? पहले मैं उत्तराखंड के, हमने इसमें जांच संस्तुति की है CBCID, विजिलेंस, जो हमारे प्रदेश की संस्था। नहीं, जो कमेटी आप जांच के लिए बनाएंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी CBI को, हमने इसको रिकमेंड कर दिया मुख्यमंत्री जी को। लेकिन आप भी जानते हो मुख्यमंत्री करने को तैयार भी हैं, उन्होंने हाँ भर दिया। हम संस्तुति करके भेज देंगे, लेकिन आप भी समझते हो कि CBI मुकदमों को कितने मुश्किल से टेकअप करती है, जानते हो ना, बहुत लेट होती। लेकिन मान लो 2 साल हमारे केस ही ना ले, तो क्या ये फर्जी मास्टर 2 साल नौकरी करेंगे क्या? इसके लिए हमने क्या किया, प्राथमिक तौर पे हम भी इंसान हैं, हमारे इतना बड़ा पढ़े लिखे हुआ महकमा है, मैं इनके माध्यम से प्रत्येक जिले के अंदर 13 जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करके उनके माध्यम से मैं सबकी जांच करवाऊंगा अपने लेवल पे। हो सकता है कि हम 2-3 क्रॉस एग्जामिन करा के हम 2-3 जांच हम ही करवा लें, तो जब तक CBI केस लेगी तब तक तो हम ही जांच करके कई लोग हम पकड़ लेंगे। चलिए, जो शिक्षक हैं जो एलिजिबल नहीं है फिर भी शिक्षक बन गए हैं, आप उनकी जांच करवा लेंगे। मैं बहुत आशावादी होते हुए, हालांकि जो ऐसा करते हैं वो बहुत पहुंच वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत आशावादी होते हुए मैं ये मान रहा हूं कि 100% आप उनको चिन्हित करके नौकरी से निकाल भी देंगे। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत वो नौकरी में लाए गए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे जो सारे नियमों को नज़रअंदाज करके इन्हें ले आए? मनीष जी,
आपने मेरी पूरी जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है इसकी, उसको आप देखिएगा, फाइल आपको पढ़ने को हम मौका मिलेगा, सारी चीज़ें खुल के आएंगी। जो मैंने जांच में जो दायरा मैंने तय किया है, मानक तय किया है कि जिन अधिकारियों की वजह से उनकी नियुक्ति हुई है, उन अधिकारियों की निष्ठा का भी हम जांच करवाएंगे कि कहीं इस काम में वो शामिल नहीं। ये तो आप मानते हैं कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये भी आप जानते बिना हैं अधिकारियों की सहमति के इतना बड़ा गलत काम हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर वही अधिकारी अभी बने हुए हैं, तो कैसे जस्टिस मिलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि वो जांच को प्रभावित करेंगे? पहला तो काम ये होना चाहिए, जो मुझे लगता है, कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी खुद संदिग्ध है और जिसके समय में तमाम फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, उनको नैतिक रूप से कोई उन पदों पर अभी बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जांच को प्रभावित करेंगे। शिक्षा विभाग में 1 या 2 पद छोड़ दिए जाएं तो जो उनसे जो डीएम है ना, डीएम जिसको नोडल अधिकारी बना रहा हूँ मैं, उससे बड़ी ताकत इनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं बैठा हूँ, अगर जो मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है तो किसी की हैसियत नहीं कि शिक्षा विभाग में जो जाँच हमने करवानी चालू की है, उस शिक्षा विभाग की जाँच को कोई प्रभावित कर दे, ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये संभव नहीं है आज की डेट में। आपने फीस को लेकर तमाम स्टेप लिए हैं। एक बहुत बड़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी देखने को मिलता है हर राज्य में, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जितने प्रतिशत बच्चों का एडमिशन, गरीब बच्चों का एडमिशन निःशुल्क होना चाहिए स्कूलों में, स्कूल वाले बहुत मनमानी करते हैं। इसको कैसे लागू करा पाएंगे आप? जो आरटी के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, अधिकांश शिकायतें मिली हैं कि सिफारिश पे बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं, और जो जेन्युइन बच्चा जिसके लिए नियम बना है, ऐसे बच्चों को बड़े स्कूलों में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। आज मुझसे प्राइवेट जो भी स्कूल हैं, उनके मालिक, उनके प्रिंसिपल्स मुझसे आज मिलने आए थे। तो मुझसे मैंने सवाल रखा, मैंने पूछा भी कि आप लोग जो विद्यालय हैं, इस उत्तराखंड के सबसे टॉप विद्यालय हैं, कि आप अपने विद्यालय में जो आरटी के बच्चे आते हैं, क्या कभी आप लोगों ने समीक्षा किया? बोले सर हमारा काम नहीं। हमारा किसका काम है? बिल्कुल, अगर जो शिक्षा विभाग से कोई व्यक्ति अधिक गलत काम करवाता है, उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन उसको मुझे दीजिए आप। जो जेन्युइन बच्चा है, जिसका हक बनता है आरटी पे, वही बच्चा आपके यहाँ जाएगा। और मैं आगे के लिए मैं बता, शिक्षा विभाग में देखिए मनीष जी, आप जितनी कमी निकाल लो उतनी कम है, ये हकीकत है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करूँगा इस बात को। लेकिन आप ये देखिए कि मुझको इस विभाग में बैठा हुआ भी 1 महीना हुआ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता नहीं कि 1 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया है, लेकिन एक गाइडलाइन तैयार कर दी है, रोड मैप तैयार किया है मैंने, एक ईमानदार लोगों की लिस्ट मैंने बनानी चाहिए। आपके तो हर जिले में शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे एक राइट टू एजुकेशन के तहत कितने बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, कितनों का नहीं हुआ, ये रिपोर्ट मांग लेना। इसमें हमने कर दिया काम, कमेटी बना दिया है, बकायदा इस पर काम चालू कर दिया इसमें हमने, और बहुत जल्द रिजल्ट आपको आएगा कि किन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, किन को नहीं पढ़ना चाहिए था, और कितने बच्चे आरटी के अंतर्गत जाने चाहिए थे, और कितना को नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूलों पे बात करेंगे। वैसे तो शिक्षा विभाग है, शिक्षित करने का काम करता है, लेकिन जो एक पेरेंट्स हैं, वो उनके लिए इस तरीके के तमाम बड़े स्कूल ड्रैकुला जैसे दिखते हैं, जो उनका खून पी रहे हैं। इससे क्या निजात मिलेगी लोगों को? कि जिन लोगों ने गरीबों का खून पिया है, उनको चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं जुनून के साथ काम करने आया हूँ, ईमानदारी से काम करने आया हूँ। मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। बलराज पासी जैसा व्यक्ति जो पूर्व सांसद है, उस व्यक्ति ने बड़ी तपस्या से मुझे स्थापित किया है, उसकी मेहनत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मनीष जी, आपको ही बोल रहा हूँ कि हमारी ईमानदारी में जितने कुछ शक हो जाए, हमको बता देना, कोशिश होकर चले जाएंगे। और उसी ईमानदारी की कसम है कि मैं ईमानदारी हूँ, महत्व की बात नहीं है, ये ईमानदारी गरीब आदमी को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। तभी राजनीति का और दिखेगा आपको, दिखेगा मनीष जी, कि जिन लोगों ने री एडमिशन के नाम पे सुप्रीम कोर्ट की एक्ट मैंने पढ़ा, रूलिंग पढ़ी है मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिपक्ष एडमिशन के नाम पे आप पैसा लो। मैंने आदेश जारी किया डीएम को कि सख्ती के साथ स्कूल के अंदर घुस के जिन लोगों ने गरीबों का खून पिया है, वो पैसा रिफंड होना चाहिए। फर्नीचर के नाम पे, कंप्यूटर के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे फीस लिया जाता है, और स्कूल में कोई सुविधा ही नहीं है, किस बात की फीस भरी हो, वो सारा रिफंडेबल है, वो सब पैसा रिफंड होना चाहिए। ये मैंने निर्देश जारी किया है। लेकिन जो विद्यालय सब चीज़ों को पूरा करते हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और उसके नाम पे फीस ले रहे हैं, उन स्कूलों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उनका। और उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विद्यालय मानक के अनुसार काम कर रहे हैं, जिस काम जो सुविधा बच्चों को दे रहे हैं, उसके अनुरूप फीस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी ऐसे विद्यालय स्वामियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताएं वो। लेकिन जिन लोगों ने पैसे के लिए मानवता को बेच रखा है, गरीबों को खून पी रखा है, वो होशियार हो जाएं। उनको मुझसे बहुत दिक्कतें आने वाले टाइम में दिक्कतें आएंगी उनको। नहीं, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज में है। चलेंगे अरविंद जी, हम
आपके विभागों के बारे में बहुत लंबी बातचीत हमने की, लेकिन कुछ व्यक्तिगत और आपके राजनीति से जुड़ी भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खास मुलाकात में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे में किस तरीके से एक आंदोलनकारी छिपा है। खास मुलाकात में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से हम बात कर रहे हैं और अब ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से राजनीति की एक एक सीढ़ियां अरविंद पांडे चढ़ते गए और कैबिनेट मंत्री तक वो पहुंचे हैं। अरविंद जी, बाजपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष आप 23 साल की उम्र में हो गए और आप 2 बार वहाँ से विधायक रहे, 2 बार गदरपुर से विधायक रहे, अभी गदरपुर से विधायक हैं आप। लेकिन एक राजनीति का बड़ा दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है आपके साथ, जो उत्तराखंड में इतना ज़्यादा व्यापक नहीं दिखता। मुकदमों से आपका बड़ा एक चोली दामन का रिश्ता है क्या? बिल्कुल ठीक बात। क्या कहेंगे इस पे आप? किसी गरीब की बेटी धक्के खाती वहाँ गई, उसको न्याय दिलाने के लिए अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मैं दबंग हो गया और वो बैठ के पाप कर गए। मेरे मुकदमों की लिस्ट में नहीं, अरविंद पांडे इस पर इतने मुकदमे, आगे सब मुकदमे वो हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी है और वो आगे भी लड़ूंगा। उससे ये नहीं कि मैं मंत्री बन गया हूँ तो मैं इससे मैं अपनी फेस वैल्यू ठीक करने के लिए ना, उसमें से नहीं हूँ मैं मनीष भाई गरीब बाप का बेटा हूँ, लेकिन मेरी छवि ऐसी बना दी कि मैं कितना बड़ा दबंग हूँ, बाहुबली हूँ। अगर मैंने क्या किया है, मैं मजदूर का बेटा हूँ। आज भी एक छोटे से 8x8 के क्वार्टर में सोता हूँ मैं। आज भी मैंने कोई भ्रष्टाचार किया वो दिखाओ ना आप मेरे खिलाफ। मैंने कोई गबन किया वो दिखाओ ना। मैंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया वो दिखाओ ना। मैं अपने विधायक निधि का 80% पैसा पक्के काम में लगाता हूँ। बिल्कुल पक्के काम में, बिल्डिंगों में लगाता हूँ जहाँ कोई कमीशन खोगी नहीं होती है, कोई जेई नहीं मुझे मिलता काम के लिए। मीडिया ने ये सब चीज़ क्यों नहीं दिखाया आज तक? मेरे मुकदमे लगाए, लेकिन मैं फिर भी मीडिया वाले बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने आपने पूछा तो मैंने जवाब ऐसा अरविंद जी क्यों हुआ होगा कि आप जैसा कह रहे हैं, इससे ये जाहिर लगता है कि आपके चरित्र पर और दामन पर कुछ दाग लगा। उसकी वजह मनीष जी है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो क्षेत्र बहुत संपन्न, बाहुबली और जमींदारों का इलाका है। गैंगवार चलती थी किसी जमाने में वहाँ, और मैं हूँ एक वहाँ स्थापित हुआ एक मजदूर का बेटा। तो जब उनके खिलाफ मैं स्थापित होना चालू हुआ तो उन लोगों ने अपने जैसी इमेज मेरी बन जाए। मैं तो लगता था गरीबों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, तो उनको लगता था कि पब्लिक का हीरो बन जाएगा, ये नेता बन जाएगा। इसी नाते उन्होंने मेरी छवि को अपने जैसे बनाने के लिए कहने की मीडिया को मैनेजमेंट किया, मेरी छवि को अपने जैसी बनाने के लिए। लेकिन नहीं, मैं हमने अपना बचा के रखा। तो अब तो आप मंत्री बन गए हैं तो अब आप भी मैनेज कर सकते हैं। मुझे क्या आवश्यकता है मीडिया को? क्यों करूं मैं क्यों करूं? अगर मुझे काम पे आप लोगों ने बैठाया है, मैं काम करूंगा, वो मेरा मैनेजमेंट है कि मैं अच्छा काम करूंगा। आप मुझे प्राथमिकता दोगे, इज्जत दोगे। आप गलत काम करूंगा, मेरे ख्याल खूब आवाज़ उठाइए, ये आपका अधिकार बनता है, होना भी चाहिए। जो इस तरीके से राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे लगाए गए हैं नेताओं पर, वो वापस हो जाएगा, 100% वापस हो जाएगा। सब सरकारी मुकदमे हैं, मेरा निजी मुकदमा एक भी नहीं है भाई साहब, एक भी नहीं है। आपको उम्मीद है कि सभी वापस हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी है, डायनामिक आदमी है और बहुत सोच समझ के कदम रखने वाले हैं। अगर जिन्होंने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में निर्णय लिया कि सब कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के ज़माने में, सब वापस होंगे, और इससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए, आपने जो सोचा है और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप जल्दी से जल्दी सफल हों। आपने ईटीवी के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आधा घंटा निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद अरविंद पांडे जी, आपका आभार। खास मुलाकात में आपने विस्तार से सुना अरविंद पांडे के विचार, जो उन्होंने शिक्षा विभाग में या खेलकूद में वो जो करने वाले हैं, जिससे कि उत्तराखंड के ग्रामीण स्तर तक लोगों को लाभ पहुँचे। आप इस पूरे इंटरव्यू में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत आभार।